इधर ला, दवाई का नाम भी ठीक से नहीं पढ़ सकता है। मंजू जी ने विजय को छिड़क कर बोला। आज 10 दिन हो गए थे मंजू जी को अस्पताल में भर्ती हुए। एक तो उम्र, ऊपर से ये बीमारी। उर्मिला और विजय दोनों जी जान से मंजू जी की सेवा में लगे थे। मंजू जी के लिए नाश्ता खाना उर्मिला ही लेकर जाती थी। मंजू जी के पति रमेश बाबू घुटने के दर्द की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे। मंजू जी की 4 संतानें थी, गीता, अजय, संजय और विजय। विजय सबसे छोटा था। कहते हैं सबसे छोटी संतान माता पिता की सबसे ज्यादा लाडली होती है, पर ना जाने क्यों विजय जीवन भर मंजू जी और रमेश बाबू की आँख की किरकिरी ही बना रहा। मंजू जी के तीनों बच्चे बहुत होनहार थे, पर विजय पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगा। रमेश बाबू ने घर के आगे वाले कमरे में जनरल मर्चेंट की दुकान खुलवा दी थी। इकलौती बेटी गीता पढ़ लिख कर अपने ससुराल चली गई और अजय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके नॉर्वे बस गया। वहीं साथ नौकरी करने वाली क्रिस्टीनिया से शादी भी कर ली। अजय हर दूसरे साल रमेश बाबू और मंजू जी से मिलने आता, पर बहू कहीं ना कहीं मंजू जी भी नहीं चाहती थी कि वो घर आए। एक बार उर्मिला ने ही क्रिस्टियना की फोटो सोशल नेटवर्क पर दिखाई थी। बित्ती भर की पैंट पहने वो अजय के गले में झूल रही थी। विजय की बीबी उस दिन कितना हंसी थी। रमेश बाबू ने उर्मिला को आज तक बिना पल्लू के नहीं देखा था। वो खुद तो कुछ नहीं कहते, पर मंजू जी के माध्यम से बात कान तक पहुंच जाती है। अपनी अम्मा को देखो, आज तक सर से पल्लू नहीं गिरता है, पर इनका ही ठहरता नहीं। भले घर की बहुएं बेटियों को ये सब शोभा नहीं देता। रमेश बाबू भी ना जाने किस भले घर की बात करते थे। अब तो सबकी बहुएं कुर्ते व जीन्स चढ़ाए इधर से उधर डोलती फिरती रहती हैं। संजय की बहू तो फिर भी गनीमत थी। साड़ी तो नहीं पहनती थी, पर सलवार कमीज के ऊपर वो मरा 1 फीट का गमछा जरूर डाल लेती। रमेश बाबू स्टॉल को गमछा ही तो कहते हैं। संजय ने MBA करने के बाद बेंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली थी। अच्छा कमा लेता था। बेंगलोर में एक फ्लैट भी खरीद लिया था। पापा, यहाँ किराया बहुत है, बहुत खलता है। रमेश बाबूजी समझ गए थे उनके घोंसले के पक्षी एक एक करके उड़ रहे हैं, पर वो मन को समझा लेते। ठीक ही तो कह रहा है संजय, फालतू में किराया देने का क्या फायदा। अपना घर तो अपना ही होता है। हर दम मकान मालिक के साथ चिक चिक। पहले वाला मकान मालिक कितना दुष्ट था। मेहमान नहीं आ सकते, पार्टी नहीं कर सकते, पर जो भी हो बच्चे रमेश बाबू और मंजू जी को बहुत ध्यान रखते थे। हर महीने कुछ ना कुछ उपहार आता ही रहता था। अभी पिछले महीने ही तो बड़े वाले ने वो महंगा वाला मोबाइल भेजा था और छोटे वाले ने बड़ा वाला टीवी। बेचारे कितना आना चाहते थे रमेश बाबू और मंजू जी से मिलने पर खैर, पापा पैसे की चिंता मत करिए, अच्छे से अच्छी जगह इलाज कराइए। भैया ने विजय के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। आज मैंने भी आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं। आप चिंता ना करिए। चिंता किस बात की, जिसके 2-2 होनहार बेटे हो। मंजू जी और रमेश बाबू ने कितने गर्व से कहा था। ईश्वर की बहुत कृपा रही। मंजू जी ठीक हो गई थी। आज अस्पताल में उन्हें छुट्टी मिल रही थी। नर्स अभी अभी कहकर गई थी, डॉक्टर साहब राउंड पर निकले हैं, उनके चेकअप करने के बाद ही उन्हें छुट्टी मिलेगी। उर्मिला मंजू जी के कपड़े बदल कर बैठी ही थी कि डॉक्टर साहब आ गए। और माता जी की तबीयत कैसी है अब?
भगवान की कृपा है, अब पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ने मंजू जी की कलाई हाथ में पकड़ी और नब्ज टटोलने लगे। उन्होंने विजय की तरफ देखकर पूछा, आपका बेटा है क्या ये?" "जी, जब से यहाँ आए हैं तब से दिन रात इसी को देख रहा हूँ। क्या करते हो तुम?" विजय जब तक कुछ जवाब देता, मंजू जी ने तपाक से बोल दिया, "कुछ खास नहीं, बचपन में थोड़ा मोटा दिमाग का रहा, पढ़ने लिखने में कभी मन नहीं लगा। मेरे और बच्चे सब बहुत लायक हैं, एक विदेश में कमा रहा है और एक बेंगलोर में, बस यही एक नालायक निकला।" विजय चुपचाप सुनता रहा और डॉक्टर साहब नालायक की परिभाषा समझने की कोशिश करते रहे। तभी डॉक्टर साहब ने कहा, "विजय, आप जरा बाहर आइए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है।" "जी डॉक्टर साहब।" "माँ, मैं बस अभी आता हूँ।" विजय ये कहकर बाहर निकल आया। "डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं?" "नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी माँ पहले से बहुत ठीक है। फिर आपने मुझे क्यों बुलाया?" विजय की आंखों में एक डर था। उसकी आंखों में हजारों सवाल तैर रहे थे। "विजय, एक बात बताओ, इतने दिनों से मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ही माता जी की सेवा करते देख रहा हूँ। इतने दिन हो गए माता जी को भरते हुए, तुम्हारे भाई एक बार भी देखने नहीं आए।" विजय मुस्कुरा पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "साहब, माँ ने अभी कहा ना, मैं बचपन से मोटे दिमाग का हूँ।" एक दर्द उसके चेहरे पर पसर गया। डॉक्टर साहब उसे ध्यान से देख रहे थे। कितना कुछ उसके चेहरे पर था, पर वह उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। तभी डॉक्टर साहब एक शेर याद आ गया। इरशाद, डॉक्टर साहब ने खिलकर कहा। उन्हें भी शेरो शायरी का बहुत शौक था। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। डॉक्टर साहब को अपने सवालों का जवाब मिल गया था।